सबसे पहले जानो ये पढ़ाना क्यों जरूरी है। देखिए हम लोग इलेक्ट्रोस्टेट जो चैप्टर था ध्यान से वो कंपेयर कर बताएंगे, अपने आप आपको समझ आ जाएगा क्या ये दोनों अंतर है। इलेक्ट्रोस्टेट जो हम लोग का टॉपिक था इलेक्ट्रोस्टैटिक इलेक्ट्रोस्टेट, और अभी पढ़ा रहे हैं हम लोग इलेक्ट्रिक करंट एंड मैग्नेटिज्म। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रिक करंट एंड मैग्नेटिज्म, इस दोनों चैप्टर में आप इस याद कीजिए कि किसी चार्ज का मतलब एक चार्ज क्यू था, कोई चार्ज क्यू के कारण किसी पॉइंट जो डिस्टेंस आर पर है कितना इलेक्ट्रिक फील्ड था उसका फॉर्मूला आपने पढ़ा था E इक्वल टू के इंटू क्यू बाय आर स्क्वायर, है ना। इसको कहां से लाए थे? इस फॉर्मूला को बिल्कुल हमने डिराइव किया था किससे? कूलम्ब लॉ से, है ना। कूलम्ब लॉ से हमने इसको प्रूफ किया, प्रूफ किया इसको। वैसे ही किसी मैग्नेट के मान लो कि करंट कैरिंग कंडक्टर है, उस करंट कैरिंग कंडक्टर को हम लोग कहेंगे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है। यहाँ एक चार्ज था, उसने क्या प्रोड्यूस किया? इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस किया। एक करंट कैरिंग कंडक्टर इस पॉइंट पर क्या प्रोड्यूस करेगा? मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। उसके मैग्नेटिक फील्ड के अमाउंट को निकालने के लिए हमने किस लॉ का यूज किया था? बायोट-सावर्ट लॉ का, जिसने मैग्नेटिक फील्ड हमें दिया था dV इक्वल टू म्यू नॉट बाय 4 पाई इंटू आई dl साइन थीटा बाय। पढ़े दोनों को कंपेयर करो, थोड़ा दिक्कत अपनी में होगा। ये इलेक्ट्रिक फील्ड दिया कौन? कूलम्ब लॉ। ये मैग्नेटिक फील्ड दिया कौन लॉ? तो बायोट-सावर्ट लॉ। बायोट-सावर्ट लॉ gives us the strength of magnetic field at certain point P due to the current carrying conductor। ठीक है, चलिए अब आपके पास क्या है? ये चार्ज जो आपका है इसके कारण एक और तरीका था जिसको अल्टरनेट मेथड कहते थे। इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का एक अल्टरनेट मेथड और था। उस मेथड का नाम याद कीजिए, आप लोग पढ़े हैं, याद है तो उसको गॉस लॉ है। गॉस लॉ ने क्या कहा था? कोई चार्ज हमारे पास दिया गया है क्यू, उसको कोई बड़ी कोई सरफेस बोल रहा हूं इनक्लोज कर रहा है ना, याद? कोई सरफेस इनक्लोज कर रहा है तो उससे कितना मैग्नेटिक फील्ड उसका किसी सरफेस पर होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड। उसके लिए फॉर्मूला आपको याद है E डॉट dA का इंटीग्रेशन था इक्वल टू पढ़े थे 1 बाय एप्सिलॉन नॉट इनटू द टोटल चार्ज क्लोज, पढ़े ना? ये गॉस लॉ में पढ़े थे। इलेक्ट्रिक फील्ड आपका कूलम्ब लॉ से भी निकल चुका है। इलेक्ट्रिक फील्ड गॉस लॉ से भी निकाले थे। गॉस लॉ लगाने के लिए हमने पढ़ा था एक चार्ज जो किसी चार्ज को कौन क्लोज करता है? कोई सरफेस। वो चार्ज मान लो क्यू है, जिस सरफेस ने इसको इनक्लोज किया वो सरफेस एक सॉलिड होगा, हो सकता है वो स्फीयर हो, क्यूब हो, कुछ हो सकता है। ठीक है, तो इसका एरिया मान लो कि एक स्मॉल सरफेस एरिया कितना dA है, तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड जो आपका टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड जो यहाँ पर प्रोड्यूस हुआ होगा उसके लिए E डॉट dA का इंटीग्रल इक्वल टू क्या पाए थे? 1 बाय एप्सिलॉन नॉट इनटू चार्ज। गॉस में पढ़े थे। उस तरह से अल्टरनेट मेथड मैग्नेटिक फील्ड को भी निकालने का। There is also the alternate method to find the magnetic field, which is what? उसी का नाम है कौन लॉ? एम्पियर सर्किटल लॉ। ठीक है ना, मतलब एम्पियर सर्किटल लॉ का काम मैग्नेटिक फील्ड को निकालना है, जैसे बायोट-सावर्ट लॉ का काम था। दोनों का काम एक ही है। ठीक है, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड को ये भी फाइंड आउट किया, इलेक्ट्रिक फील्ड को ये भी फाइंड, यहाँ सिंगल जगह नहीं कॉमन, और ये कांस्टेंट बाहर निकालेंगे इंटीग्रेशन ऑफ dA होगा इक्वल टू कितना? Q बाय एप्सिलॉन नॉट, dA का इंटीग्रेशन यही होगा, निकल जाएगा यहाँ से E कॉमन, क्या होगा? उस तरह यहाँ पर भी अल्टरनेट मेथड है एम्पियर सर्किटल लॉ, जिससे कि आप किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर का मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकते हैं। ठीक है, तो समझ में आ गया व्हाट इज एम्पियर सर्किटल लॉ? It is the
alternate, it is the alternate, it is the alternate method of determining the strength of magnetic field in magnostatics. ठीक है, मतलब कि मैग्नोस्टैटिक मतलब क्या, मैग्नेट जो अस्टेबल, तो यहाँ पर इसका वर्डिंग क्या होगा, मैग्नोस्टैटिक पढ़ा गया ना, यहाँ आप लोग क्या पढ़ते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक। इलेक्ट्रोस्टैटिक में पढ़े थे जो चार्ज किसमें हो, रेस्ट में। एक कंडक्टर अगर स्थिर है तो किसी पॉइंट पर हमें निकालना है मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, इस तरीके से भी निकाल सकते हैं और इससे भी निकाल सकते हैं। लिखा है बायोट-सैवर्ट लॉ का अल्टरनेट मेथड है कौन, एम्पियर सर्कुलर लॉ। बट यहाँ एक वर्ड लास्ट में लिखा है मैग्नोस्टैटिक। इसका मीनिंग क्या होगा, इसका मीनिंग हुआ कि जो आपका करंट कैरिंग कंडक्टर वो मूव नहीं कर रहा, वो स्टेबल है, रुका हुआ है। मूव करेगा तो इस लॉ को हम लोग अप्लाई नहीं कर सकते। यहाँ पर ये चार्ज रुका हुआ है तभी इस फॉर्मूला को अप्लाई करेंगे, चार्ज मोशन में रहेगा तो अप्लाई नहीं करेंगे। ठीक है, वही नाम था इसका, मैग्नोस्टैटिक्स में ही एम्पियर सर्कुलर लॉ लगाएंगे। मतलब वायर, करंट कैरिंग वायर अपने ही जगह पर है, वो मूव नहीं कर रहा है। ठीक है, तब की बात करता है। ठीक है, इस वायर मूव कर रहा है जहां तक, तब के लिए नहीं है ये। वायर मूव नहीं कर रहा है, वायर स्थिर है, वही निकला मैग्नोस्टैटिक्स। This magnet, the current carrying wire, act as a magnet. What? Statics means रुका हुआ होगा, तभी अप्लाई करते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आगे हम लोग। ये आपको सिखाया कि हम लोग इसको यूज क्यों करते हैं, अब कैसे करते हैं उस पर विशेष ध्यान देना पड़ेगा। और ये क्या होता है, एक बार शुरुआत में इसको हम यहाँ लिख रहे हैं, लेकिन क्या होता है ये समझना पड़ेगा। इसको कंपेयर कर दिए हैं किस तरह से इलेक्ट्रोस्टैटिक में हम लोग गॉस लॉ यूज किए थे, वैसे ही मैग्नोस्टैटिक्स में किसका यूज करेंगे, एम्पियर सर्कुलर लॉ। ये क्या कहता है, ये कहता है इस तरह, ये भी है इंटीग्रल। यहां पर इस तरह से हम लोग एक सर्कल बना देंगे, इसका मतलब तो क्या होता है, इसे बाबू पढ़ते हैं लाइन इंटीग्रल। यहां है लाइन इंटीग्रल और यहां पे जानते हो क्या होता है, यहां होता है एस। एस का मतलब क्या होगा, इतना यूज नहीं किया बुक में पढ़ाने वक्त आपको, फिर बोल दूं सरफेस इंटीग्रल करते हैं। यहाँ पर जो इंक्लोज किया हुआ एक सरफेस है ना, सतह है एक, तो वाइट सरफेस है कि नहीं है, स्फीयर सरफेस होगा। बट यहाँ पर सरफेस नहीं है, स्फीयर नहीं होगा, यहाँ क्यूबॉइड नहीं होगा, यहाँ क्यूब नहीं होगा, यहाँ क्या होगा, एक सर्कल होगा, एक रेक्टेंगल हो सकता है, एक स्क्वायर हो सकता है। मतलब एक प्लेन सरफेस नहीं है, प्लेन नहीं, मतलब यहाँ पर एक सॉलिड था, यहाँ पे क्या है, एक आपका सर्किल हो सकता है, स्क्वायर, मतलब इसको बाउंड्री से ना, सरफेस यहाँ पर था, यहाँ पर सिर्फ बाउंड्री है, मतलब लेंथ, चाहे वो सर्कल का हो, रेक्टेंगल का हो या किसका हो, स्क्वायर। ठीक है, लाइन इंटीग्रल कहा गया, मतलब कि यहाँ पर लाइन से मतलब है यहाँ कोई सरफेस नहीं होगा, स्फीयर या क्यूब नहीं होगा, यहाँ स्फीयर या क्यूब था। ठीक है, ऑफ बी, यहाँ पर ई था ना, यहाँ क्या आ गया, बी। डॉट यहाँ भी, डॉट यहाँ, डॉट प्रोडक्ट है, यहाँ डी है, यहाँ क्या होगा, जब एरिया है डी ए, यहाँ एरिया नहीं, यहाँ क्या होगा, डी एल होगा, लेंथ। चलिए क्या, इक्वल टू यहाँ भी, इक्वल टू यहाँ भी होगा। यहाँ पर कांस्टेंट था म्यू नॉट, एप्सिलॉन नॉट, यहाँ एप्सिलॉन नॉट है, तो वहां क्या होगा, म्यू नॉट। लेकिन अंतर इतना है कि ये 1 था ना, ये 1 नहीं, ये म्यू नॉट ही होगा। ओके सर, इसका भी कार्य याद कीजिए आप, इलेक्ट्रोस्टैटिक में जो फॉर्मूला पढ़े थे, F इक्वल्स के मींस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q1 इनटू Q2 बाय स्क्वायर, और E इक्वल टू भी क्या पढ़े, K इनटू Q1 Q बाय स्क्वायर पढ़े। यहाँ E और एप्सिलॉन नॉट के बीच संबंध कैसा है, रिवर्सली का। लेकिन हम जो मैग्नेटिक फील्ड पढ़ाए थे उसमें याद होगा B इक्वल टू पढ़ाए थे म्यू नॉट, है ना, देखिए है ना।
इसमें यहाँ पर ऊपर है, ये नीचे नहीं। इसमें चार्ज को इंक्लोज किया, वो चार्ज को इंक्लोज नहीं करेगा, और यहाँ पर क्या फ्लो कर रहा है, करंट फ्लो कर रहा है ना, ये इंक्लोज किसे करेगा, करंट। दिस इज द एक्चुअल स्टेटमेंट ऑफ एम्पियर सर्किटल लॉ। ठीक है, मतलब फिर से बोल रहा हूं, इसमें डिफरेंस क्या है, इसने इंक्लोज किया एक चार्ज को, उसने इंक्लोज किया करंट को। कैसे बताना बाकी है अभी, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड है, उसमें मैग्नेटिक फील्ड है, यहाँ भी डॉट प्रोडक्ट, वहां भी डॉट प्रोडक्ट। यहाँ पर कांस्टेंट 1/ε0 लिए, वहां पर कांस्टेंट म्यू नॉट डायरेक्टली में क्यों लिए, कारण ये। यहाँ पर ε0 को इनवर्सली में क्यों लिए, कारण ये। ठीक है, यहाँ पर इंक्लोज से करंट को आई लिए, यहाँ इंक्लोज किया चार्ज को फील्ड। तो सारा कंपेयर कर दिए कैसे कैसे दोनों में है, दोनों का काम अलग अलग है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेगा, वो मैग्नेटिक फील्ड निकालेगा। ठीक है, चलिए फटाफट लिखिए फास्ट में, इसको मिटाएंगे। अकॉर्डिंग टू एम्पियर सर्किटल लॉ, डिफरेंस का, अकॉर्डिंग टू एम्पियर सर्किटल लॉ द लाइन, and according to Ampere circuital law the line integral of magnetic field around any closed circuit, the magnetic field, okay, around any closed circuit is equal to म्यू नॉट। इस तरह से म्यू नॉट जो लिखे ये वाला, इसी में म्यू नॉट ब्रैकेट में हम लोग क्या पढ़ेंगे इसको, एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी। ठीक है, ब्रैकेट में एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी, और इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं, एब्सोल्यूट परमिटिविटी। ठीक है, एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी इसको क्या लिखते हैं, अकॉर्डिंग टू एम्पियर सर्किटल लॉ द लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड के बाद ब्रैकेट में बी कर दोगे, इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड ब्रैकेट में बी के ऊपर एरो कर दोगे, मैग्नेटिक फील्ड बी अराउंड एनी क्लोज सर्किट इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स टाइम्स गुना हो गया ना, म्यू नॉट टाइम्स द टोटल current I threading, THREADING, total current I threading। ठीक है, फुल स्टॉप। थ्रेडिंग मतलब होता घेरना, बेटा इसको ना। चलिए अब स्टार्ट करते हैं इसका एक्चुअल में कैसा फिगर होगा, कैसे यूज करेंगे, कब यूज करेंगे, इन सब ध्यान देना। सिंपल है, जो डिफाइन भी आप यहाँ इस स्टेटमेंट डिफाइन कर सकते हो। सुनोगे, अकॉर्डिंग टू एम्पियर सर्किटल लॉ द लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, और द लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज ε0 टाइम्स द टोटल करंट थ्रेडिंग। ठीक है, एग्जाम में गॉस लॉ को कई बार डिफाइन करने पूछता, व्हाट इज गॉस लॉ, आपके सामने वो ये है। यहां हम लोग क्या पढ़ोगे, इसको पढ़ेंगे हम लोग द सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन एनी क्लोज सरफेस, है ना, इज इक्वल टू 1/ε0 टाइम्स द टोटल चार्ज इनक्लोज्ड। वही हो गया, यहां पर टोटल करंट इनक्लोज्ड या टोटल करंट थ्रेडिंग। चलिए अब समझोगे कैसे करना वर्क, ध्यान देना। सिंपल ये भी है, फिगर समझोगे इसका। ये मान लो तुम्हारे पास कोई करंट कैरिंग वायर एक करंट कैरिंग वायर है। आपको याद कीजिए पढ़ाए थे करंट कैरिंग वायर में करंट अगर इस तरह से सिंबल दे दिए, इसका मतलब क्या हो गया,
करंट इस करंट कैरिंग वायर से क्या हो रहा है, बाहर निकल रहा है, ठीक है, आउटवर्ड आ रहा है। एक वायर और दे दिया, ये क्या हुआ, करंट कैरिंग वायर इनवर्ड करंट कैरी कर रहा है। एक वायर सपोज करो और दे दिया, करंट कैरिंग वायर, ये भी क्या कर रहा है, आउटवर्ड करंट कैरी कर रहा है। तीनों में मान लो I1, इसमें करंट I2, इसमें करंट I3 हो, ठीक है। हो सकता है आपके पास करंट कैरिंग वायर 3 हो, एक ही लिखा है ना, 1 2 3 4 5 कुछ भी संख्या वायर का हो सकता है। तो वहां पर चार्ज याद कीजिए, आप जब स्फीयर लिए थे तो स्फीयर के अंदर Q1 भी चार्ज था, Q2 भी चार्ज था, Q2 है ना, बहुत चार्ज था। टोटल चार्ज का सम करके हम लोग उसको 1/ε0 गुना किए थे। यहाँ टोटल का चार्ज बना के टोटल क्या होगा, करंट होगा। अब टोटल करंट यहाँ लेने के पहले एक चीज का और ध्यान रखना पड़ेगा, ध्यान से सुनो। दो करंट आपके पास I1 I2 का डायरेक्शन सेम है, आउटवर्ड है। एक करंट क्या है, इनवर्ड। मैं पूछूंगा आपसे, यहाँ पर एक सरफेस था, इन कंपेयर करते सिखा रहा था कि दिक्कत आपको नहीं है। ये मान लो 2 कूलम है, ये मान लो Q2 का मान दिया हुआ है -3 कूलम, Q3 का मान दिया हुआ 4 कूलम। नेट चार्ज कितना इस पड़ा है, 4 2 6 में 3 गया 3। यहाँ पर Q तो वहां क्या पुट करेंगे, 3 पुट करेंगे। इन सबों का रिजल्टेंट चार्ज, नेट चार्ज। तो यहाँ पर 3 टाइप का कंडक्टर है, 2 कंडक्टर में करंट बाहर आ रहा है, एक में अंदर जा रहा है। तो नेट करंट कितना होगा, I1 प्लस I2 से -24 I2, सही है। दोनों करंट जो सेम डायरेक्शन में जोड़ देंगे उसको, जो था आपको इसको माइनस कर देंगे, ठीक है। ये नेट करंट हो गया। हो सकता है फिगर में सिर्फ एक ही वायर हो, 2 भी सकता है, 3 भी, 1 भी। वायर एक रहेगा तो आप डायरेक्टली बायोट सेवर्ट लगा सकते हैं। हम लोग बायोट सेवर्ट किसके लिए पाए थे, एक ही वायर के लिए पाए थे ना। लेकिन वायर की संख्या 2 रहेगी। मान लो 2 करंट कैरिंग कंडक्टर यहाँ दिया हुआ, मान लो क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ये 2 करंट कैरिंग कंडक्टर है। एक्चुअल में ये कहाँ यूज होगा बता रहे आपको। ये 2 करंट कैरिंग कंडक्टर, एक करंट को कैरी कर रहा है डाउनवर्ड, एक करंट कैरी कर रहा है अपवर्ड। अब पूछेंगे इस पॉइंट पर मैग्नीट्यूड कितना है, दोनों के द्वारा तब निकालना होगा। तो क्या यूज करेंगे हम लोग, एम्पियर्स के द्वारा। हालांकि एक के लिए यूज कर सकते हैं, इसको पहले बोल दिए हैं, लेकिन एक के लिए आसान कौन रहेगा, बायोट सेवर्ट, ठीक है। जब करंट कैरिंग कंडक्टर आपके पास कम से कम 2 हो तो यूज कीजिएगा आप इसको, अदरवाइज बायोट सेवर्ट को लगा सकते हैं, ठीक है। चलिए ठीक है, तो ये हो गया। उसके बाद फिर ध्यान देना, करंट कैरिंग कंडक्टर हमारे पास 1 2 3 मान लिए थे ना, इसको मान लेते हैं क्रॉस एंड इसको डॉट। करंट I2 है, करंट मान लो I3। किस पॉइंट पर निकालना है, हमें निकालना है, सपोज करो कि इस पॉइंट पर निकालना है। P वाला पॉइंट है जहां पर क्या निकालना है, जहां हम लोग चाह रहे हैं नेट मैग्नेटिक फील्ड को निकालने के लिए। टोटल मैग्नेटिक फील्ड इस तीनों करंट कैरिंग वायर के द्वारा यहां पर कितना होगा, ये निकालना हम चाह रहे हैं, इसी हम लोग का एम है, ठीक है। अगर सिर्फ एक ही वायर रहता तो बार बार कर रहे हैं आपको, हम किसको लगाते हैं, बैक साइड को ज्वाइन करते। वायर 3 है, अब इसके द्वारा निकालना पड़ेगा अलग से, इसके द्वारा निकालेंगे अलग से, इसका अलग से, फिर तीनों का डायरेक्शन क्या वो निकालेंगे, तब ना प्लस माइनस करके सॉल्व करके बोलना पड़ेगा हमको। उस तीनों से उस 3 बार निकालना अच्छा, एक बार इसको अप्लाई कर लेंगे। अप्लाई कैसे करेंगे वो सिखा रहे हैं आपको। तो कहता है एम्पियर्स फेडरल लॉ कि जो हमने 3 करंट कैरिंग कंडक्टर लिया है, इस तीनों को सिमेट्रिकली क्लोज करने वाला एक लाइन लीजिए। लाइन मतलब आप एक थ्रेड लीजिए, थ्रेडिंग वर्ड आया थ्रेड से, मतलब एक तार से या धागे से इसको आप घेर लीजिए। धागे से इस तरह घेरिए, हमेशा प्रयास नहीं करोगे, धागे से इस तरह घेरोगे। एक्चुअली पॉइंट P अंदर भी आ सकता है, बाहर नहीं आना चाहिए, अंदर आ सकता है, लेकिन बाउंड्री पर भी पॉइंट P हो सकता है। मतलब एक धागे से मैंने इस तीनों करंट कैरिंग कंडक्टर को क्या घेर दिया, ठीक है। जिस पॉइंट पर निकालना है उस पॉइंट से होते हुए गुजरना चाहिए किसको, उस लाइन इंटीग्रल। जो लाइन हमने इंक्लोज किया इस तीनों वायर के थ्रू, वो लाइन किससे पास करना चाहिए, उस पॉइंट से जिस पॉइंट पर हम लोग क्या चाह रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाह रहे हैं इस तीनों के द्वारा, ठीक है। कोई प्रॉब्लम उसको नहीं इसमें, ठीक है ना। फिर बोल रहे हैं 2 या 2 से अधिक वायर रहेगा तब लगाना है इसको। एक वायर के लिए वो लोग काफी है। जिस पॉइंट पर निकालना है उस पॉइंट से होते हुए एक थ्रेड लीजिए। थ्रेड मींस एक रस्सी या धागा लीजिए
और वो तीनों ये इस पॉइंट से होते हुए गुजरेगा। थ्रेड कर लिया, घेर लिया। अब घेरने के बाद ध्यान पूर्वक समझोगे, यहां पर पूरा लेंथ इस वायर का सपोज करो L, तो इसको स्मॉल लेंथ में बांटेंगे। लेंथ क्या होगा? DL यहां भी, ये सब कितने होंगे? स्मॉल लेंथ होंगे। और ये भी कह रहा है कि आप किसी एक डायरेक्शन को फिक्स कर लो, ये सब लेंथ DL होगा ना। अब किसी एक डायरेक्शन को फिक्स कर लो कि आपने जो थ्रेडिंग किया है वो एंटी क्लॉकवाइज किया है या क्लॉकवाइज, किसी एक को फिक्स करना है। मान लो हमने थ्रेडिंग का डायरेक्शन फिक्स कर लिया दिशा में एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। थ्रेडिंग का डायरेक्शन फिक्स कर लिया एंटी क्लॉकवाइज। अब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन फिक्स किए तो उसी के अकॉर्डिंग इस करंट का साइन ले लेंगे, पॉजिटिव नेगेटिव। तो कैसे? ये फ्री, आपके फ्री है, इसके लिए आप इधर दे सकते हो, चाहो तो इधर। दोनों में किसी डायरेक्शन को तुम चूज कर सकते हो। किसका? इस थ्रेडिंग का डायरेक्शन, इसके तुम इंडिपेंडेंट हो। अगर इसको चूज किए मान लो एंटी क्लॉकवाइज, तो ऐसे हुआ, थंब कहां? बाहर आया ना। थंब बाहर आया, इसका मतलब जो करंट बाहर की ओर निकल रहा है, ये और ये, इस दोनों क्या लोगे? पॉजिटिव, ठीक है। और जो करंट अंदर जा रहा है क्या लेंगे? उसको डालेगा। जो करंट बाहर निकल रहा है उसको पॉजिटिव, क्योंकि ये थंब के और 3 वाट जाएगा तो क्या लेंगे? उसको नेगेटिव लेंगे, ठीक है। अंदर ठीक है। अगर तुमको व्हाट डू मीन बाय सिमेट्री, सिमेट्री का जानते हो मतलब क्या होता है? क्लास 6 या 7 में पढ़ना है सिमेट्री क्या मतलब क्या होता है। यहाँ करेंगे इसको, सिमेट्री क्या होता है। एक रेक्टेंगल आपके पास दिया गया है, इसका लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ करने का मतलब एक ऐसा लाइन जो इसको दो इक्वल भाग में बांटता है। ये हो गया। और एक कौन होगा? इस दोनों को लाइन ऑफ सिमेट्री कहते हैं, जो इसको दो इक्वल भाग बांटता है। तुम भी जब किसी एम्पेरियल लूप को बना रहे हो तो प्रयास करोगे कि जो लूप बनेगा वो क्या होगा? सिमेट्रिक, मतलब जितना पार्ट इस तरफ है उतना ही पार्ट इस तरफ। ऐसा नहीं कि इस 3 वायर था हमारे पास तो इसमें ऐसे बना दिए लूप, ऐसे कर दिए, ऐसे कर दिए, तो उसको कहीं से कहेंगे सिमेट्रिक है? नहीं है। एम्पियर, तो एम्पियर ने कहा था कि हम लोग जो भी लूप लेंगे वो हमारा यूजफुल रहेगा, कि जो लूप लेंगे वो क्या होंगे? सिमेट्रिक। सिमेट्रिक मतलब जितना पार्ट उस तरफ है उतना ही पार्ट इस तरफ, ठीक है। बिल्कुल इस तरह का बिना सिमेट्रिक है, जितना पार्ट इस तरफ उतना इस तरफ, लगभग सेम है। चलिए ठीक है यहाँ तक। अब ध्यान दो, जो लिखा है आपको भी हम थे लाइन इंटीग्रल, को इस तरह पढ़ते लाइन इंटीग्रल, ठीक है। लाइन, ये लाइन आपका है, कर्व जो दिखा रहे हैं, इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड व्हाट? डीएल, दोनों में वेक्टर है, करंट डॉट आया होगा, इक्वल टू क्या था? म्यू नॉट टाइम्स टोटल करंट थ्रेडिंग। ध्यान ना, मैग्नेटिक फील्ड और डीएल हर जगह पर सेम होगा कि अलग अलग होगा? सेम क्यों होगा? क्योंकि सिमेट्री लिए, क्योंकि लिए सिमेट्रिक में हम लोग जब सिमेट्री लिए है इसका, देखो तुम फिर क्या बोल रहे हैं? एक चार्ट पढ़े थे, अगर Q था और एक स्फीयर लिए थे हम लोग, इसका डिस्टेंस यहां से भी आ रहा है, यहां से डिस्टेंस आ रहा है, यहां से डिस्टेंस आ रहा है, यहां से डिस्टेंस आ रहा है, हर जगह से डिस्टेंस आ रही है ना। सेंटर पर चार्ज पड़ती है तब तो बना सिमेट्रिक फिगर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या पढ़ा था आपको? K × Q/2। K तो कांस्टेंट है, Q कांस्टेंट है, R हर जगह सेम, तो इलेक्ट्रिक फील्ड सेम कि डिफरेंट? सेम होगा। इसीलिए हम लोग यहाँ पर आपका जो लूप लिए हैं एम्पिरियल लूप, वो क्या लिए हैं? सिमेट्रिक, ताकि फील्ड हर जगह क्या हो? सेम। चलिए फील्ड हर जगह सेम हो, मतलब फील्ड सेम मींस फील्ड कांस्टेंट है। अब इसको हटाएंगे, डॉट हटता है तो क्या होता है? डॉट हटेगा तो कॉस आएगा। B डॉट DL है, A डॉट B को A B cos थीटा पढ़ते हैं ना, कॉस साइन नहीं कॉस। अब ये करंट DL लेंथ है, DL मतलब टेंजेंशियल लेंथ है, B मैग्नेटिक फील्ड। ध्यान दो क्या होगा। अगर सपोज करो कि मैग्नेटिक फील्ड कोई भी सर्कुलर लूप में आपको किसी पॉइंट पर किसी वेक्टर का डायरेक्शन निकालना होता है, तो उस पॉइंट पर क्या ड्रॉ करते हैं? टेंजेंट। इस पर टेंजेंट ड्रॉ की,
टेंजेंट को किसका डायरेक्शन देगा? मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन देगा। मैग्नेटिक फील्ड हमेशा टेंजेंट के अलॉन्ग होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड भले आउटवर्ड था, आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या कहते हैं, ये चार्ज अगर प्लस यहाँ पर है तो इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड जस्ट बाहर था, आउटवर्ड आउटवर्ड, और माइनस में क्या होता है, माइनस में इनवर्ड। सब पढ़े हो? लेकिन यहाँ पर ये आपका मैग्नेटिक फील्ड है जो अंदर में 3 वायर के द्वारा प्रोड्यूस हुआ है, उसके द्वारा इस पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा उसका डायरेक्शन टेंजेंट के अलोंग ही हमेशा होगा। फिजिक्स में किसी भी वेक्टर का डायगोनल एक कर्व है, बॉडी में हम लोग किसी इस कर्व पे मूव कर रहा है, इस पॉइंट पर निकालने कहेंगे वेलोसिटी का डायरेक्शन। इस पॉइंट पे क्या ड्रॉ करेंगे? टेंजेंट, क्योंकि वेलोसिटी वेक्टर उस पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ करोगे इधर होगा। अब कहोगे टेंजेंट इधर ही ड्रॉ क्यों किए, इधर भी ड्रॉ हो सकता है, ठीक है। जिस दिशा में तुमने लूप को ड्रॉ किया है, लूप किस तरफ है, लूप किस ड्रॉ किया है, क्लॉकवाइज, उसी दिशा में आपका डीएल का डायरेक्शन भी होगा, उसी में इसका होगा फील्ड का डायरेक्शन। दोनों के बीच में कितना बनाएगा? 0 बना, 90 में 0 बनेगा ना। मैग्नेटिक फील्ड भी इस तरफ, डीएल भी इस तरफ, तो कॉस कितना हो गया? 0। कॉस 0 तो बी डीएल कितना, कॉस 0 का मान 1 हट गया, ये डॉट अपने आप हट गया ना, म्यू नॉट रह गया, आई रह गया। दोनों में कांस्टेंट कौन है? कांस्टेंट बी है ना। बी कांस्टेंट क्यों है? जस्ट बोला आपको सिमेट्रिकल जगह है, बी बाहर निकाल लेंगे। बचा क्या हमारे पास? इंटीग्रेशन ऑफ सिर्फ डीएल। डीएल का बोलो इंटीग्रेशन क्या होगा? डीएल का इंटीग्रेशन क्या होगा? एल। एल क्या है? लेंथ ऑफ द लूप, ठीक है। लेंथ ऑफ लूप को यहाँ पुट करेंगे। बी का फॉर्मूला पढ़ाए थे, क्या होता है? म्यू नॉट बाय 4 पाई इंटू आई डीएल साइन थीटा बाय आर। वो पुट करेंगे, आपका बन जाएगा। फिर इसको लिखूं यहाँ से फिगर में जो किए उनको पहले फिगर में जो कुछ बोर्ड को भी कवर करना है ना। देखो मिलाना ही पड़ेगा, 20 में लिखते हैं इसका, इसमें बड़ा जाएगा। शांत कोई बात नहीं। देखो मैग्नेटिक फील्ड हमको प्रूफ करना है, इस साइड सुनोगे बात नहीं, एम्पियर सर्किटल लॉ ये कहा था, हम इस साइड को लेकर चलेंगे और ये प्रूफ करेंगे कैसे आया। बी बाहर निकाले हैं, बी बाहर रहेगा, ठीक है। इंटीग्रेशन ऑफ डीएल क्या बोले आपको हम? एल हो। ये प्रूफ करना है म्यू नॉट आई, यहाँ पर कुछ डिस्टर्ब नहीं किया ना, ये प्रूफ करना कैसे आएगा? बी डीएल का एल हो गया। चलिए बी मींस मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड किसके कारण? आपका वायर के कारण। बोलो ये वायर की लंबाई फिक्स है? नहीं है। वायर किसी इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर के द्वारा जो मैग्नेटिक फील्ड बनता था उसका फॉर्मूला क्या पढ़ाए थे? म्यू नॉट आई बाई क्या है? 2 पाई आर साइड है, 2 पाई 2 आई है क्या? 2 आई बाई, हम काटने के बाद क्या आएगा? 2 से कटेगा नहीं, वो 4, 2 से कटेगा 4, कितना आएगा? कितना है? म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर है ना, ठीक है, इनटू ध्यान रहोगे। एल क्या है? लेंथ ऑफ लूप है। इक्वल लेंथ ऑफ लूप क्या है? सर्कल है। सर्कल का रेडियस क्या होगा? आर। सर्कमफ्रेंस कितना होगा इसका? 2 पाई आर। यहाँ 2 पाई आर के बाद कट जाएगा, आंसर क्या आएगा? म्यू नॉट इंटू, दैट इज योर प्रूफ। ये प्रूफ हो गया। फिर से बोलो एक बार, क्या आपको यहाँ फिर से बोल रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड बाहर आ। मैग्नेटिक फील्ड किसके कारण है? मैग्नेटिक फील्ड इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर के कारण है। इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर का मैग्नेटिक फील्ड क्या पाया था? आपको प्रूफ पीछे किया ना, वो पुट किए। एल सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्किल हो गया, इसका फॉर्मूला क्या पड़ा? 2 पाई आर, 2 पाई आर, 2 पाई आर कट गया, आंसर क्या आ गया? म्यू नॉट आई। वहां से प्रूफ हो गया। इसका मतलब एम्पियर सर्किल लॉ प्रूफ हुआ, दैट इज हम लोग कर सकते हैं दिस प्रूफ एम्पियर सर्किटल लॉ। मतलब ये एम्पियर सर्किल लॉ को प्रूफ किया जिस तरह से हम लोग किए हैं। इसमें आप इस पार्ट को मिटा के चलोगे, लेफ्ट हैंड साइड टेकअप करोगे और राइट हैंड साइड को क्या कर दिए? पुट कर दिए। ये एम्पियर सर्किल लॉ का जो स्टेटमेंट था उसको मैंने यहाँ पर प्रूफ किया कैसे होगा। दिक्कत कहीं